अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सलमान है और मैं एक कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हूँ। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। राइट नाउ ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या है मैं आपको पहले ये बता दूँ। हम अपनी पिछली कुछ वीडियोस में डिप्रेशन के मुतल्लिक बात कर रहे थे कि डिप्रेशन किन किन वजूहात की वजह से हो सकता है और डिप्रेशन में क्या क्या अलामतें हो सकती हैं, किन लोगों में डिप्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आज हम उसी अपने डिप्रेशन से मुतल्लिक टॉपिक को कुछ आगे बढ़ाते हैं और हम ये डिस्कस करते हैं कि डिप्रेशन का इलाज किस किस तरीके से मुमकिन है, इसके इलाज में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस होती हैं और इसका इलाज कितना ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मोस्टली पेशेंट्स में जिनको डिप्रेशन डायग्नोस होता है, उनमें ये जो डिप्रेशन की एपिसोड होती है ये कुछ 6 माह के करीब रहती है ऑन एन एवरेज। काफ़ी ज़्यादा केसेस में ये 6 माह से एक्सटेंड करके 1 साल 2 साल और उससे भी लाइफ लॉन्ग कोर्स उसका हो सकता है। लेकिन जो जिसे हम एवरेज एक एपिसोड का ड्यूरेशन कहते हैं वो 6 मंथ्स का होता है। मोस्टली पेशेंट्स जिनको एक बार डिप्रेशन की एपिसोड हो, उनमें चांसेस होते हैं कि उनको आगे आने वाले कुछ सालों में या कुछ अरसे में एक दफ़ा रिकवर करने के बाद दोबारा सेम इलनेस, दोबारा डिप्रेशन की एपिसोड आए और पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है आने वाले टाइम्स में कि उनको दोबारा वही एपिसोड, वही सिम्टम्स पेश हों। मैंने अपनी पिछली वीडियो में जिक्र किया था कि जो लोग कुछ हद तक जिनके सिम्टम्स बेहतर हो जाते हैं, वो हम कहते हैं कि ये रिमिशन के फेज़ में। उनमें जब अलामतें वापस आती हैं या वो एक्टिव बीमारी की कंडीशन दोबारा नमूदार होती है तो उसे हम रिलैप्स कहते हैं। और जो मुकम्मल रिकवर कर जाते हैं, बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, और उसके बाद जब उनके साथ वही अलामतें दोबारा पेश आती हैं तो उसको हम रिकरेंस कहते हैं। तो एक दफ़ा एपिसोड होने के बाद बहुत चांसेस हैं कि कभी लाइफ में आगे जाके या आने वाले सालों में वही एपिसोड, वही अलामतें, वही बीमारी दोबारा उसी या उससे ज़्यादा या उससे कम शिद्दत के साथ सामने आए। ज़्यादातर होता ये है, जो देखने में आया, कि एपिसोड्स अगर बार बार आती हैं तो जितनी ये बीमारी पुरानी हो जाती है डिप्रेशन की, उतना 2 एपिसोड्स के बीच में गैप कम हो जाता है। यानी जो 2 एपिसोड्स के बीच का टाइम है वो कम हो जाता है और अलामतों की शिद्दत और बीमारी की रेजिस्टेंस इलाज की तरफ वो बढ़ जाती है। उसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि जो शरह अमवात है डिप्रेशन के साथ, वो एक नॉर्मल पॉपुलेशन से डबल है। यानी आप इमेजिन इस तरह करें कि अगर एक जगह एक आबादी है 100 लोगों की, उसमें से 50 लोगों को डिप्रेशन है और 50 लोगों को डिप्रेशन नहीं है, तो एक साल में वो जो 50 लोग जिनमें डिप्रेशन नहीं है, उनमें जितनी अमवात होंगी, इसके बरक्स वो 50 लोग जिनमें डिप्रेशन है, उनमें उससे डबल अमवात होंगी। आपको मेरी बात आई होप कि समझ आई होगी। और उन अमवात में से जो डिप्रेशन के मरीज़ों को होती है, उसमें से ज़्यादातर वजह मौत ख़ुदकुशी की होती है। अब ख़ुदकुशी के अलावा और भी वजूहात होती हैं। ख़ुदकुशी से मुतालिक हम एक सेपरेट व्लॉग में बातचीत करेंगे। उसके अलावा क्या एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, और उसके अलावा कुछ और बीमारियां लायक इंसान को हो सकती हैं, जैसे कार्डियोवैस्कुलर, दिल की बीमारियां, जिनकी वजह से अमवात हो सकती हैं। सो इसलिए डिप्रेशन का इलाज करवाना उतना ही ज़रूरी है जितना किसी और बीमारी का इलाज करवाना। और जितना टाइमली इलाज शुरू होगा, जितनी टाइमली अलामतों की तशख़ीस हो जाएगी, अलामतें पकड़ी जाएंगी, उतना बेहतर इलाज होगा, उतनी बेहतरी आने के चांसेस होते हैं। अब जो एक सर्टन पेशेंट है ना, उसकी कुछ सरकमस्टांसेस हैं
उसकी बेस पे हम थोड़ा सा ये गेस करते हैं कि इस बीमारी का आउटकम कैसा होगा। जैसे कि ऐसे पेशेंट्स जिनकी फैमिली में भी साइकेट्री की बीमारी की टेंडेंसी हो, किसी भी साइकेट्रिक बीमारी की, या जिनको फैमिली सपोर्ट कम हो, जिनको कोई और फिज़िकल इलनेस साथ चल रही हो डिप्रेशन के साथ साथ, ऐसे पेशेंट्स जो कोई सब्सटेंस यानी नशावर चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जिनको बहुत अर्ली एज में डिप्रेशन का मर्ज़ लायक हो जाए, ऐसे पेशेंट्स में जो बीमारी का आउटकम है वो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं होता। अगर ये सारे फैक्टर्स कम हों या ना मौजूद हों तो आउटकम ज़्यादा बेहतर होता है। ज़्यादा बेहतर से मुराद है कि बेहतर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं इलाज के बाद। अब हम बात करते हैं कि डिप्रेशन के मर्ज़ को ट्रीट कैसे किया जा सकता है, इसको मैनेज कैसे किया जा सकता है। और इसको ट्रीट और मैनेज करने के मेन तरीके मौजूद हैं वो दो ही हैं। उसमें एक होता है जिसे हम कहते हैं मेडिसिन के थ्रू इलाज, दवाइयाँ खाने से। दूसरा है जिसे साइकोथेरेपी, जिसे काउंसलिंग कहते हैं, जिसे साइकोलॉजिस्ट करते हैं, और गुफ्तगू के ज़रिए इलाज जो होता है। तो ये दो मेन लाइंस हैं। डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है और उसकी बीमारी की जो शिद्दत है वो कितनी है, उसकी बेस पे ये डिसाइड किया जाता है कि ये पेशेंट काउंसलिंग से, थेरेपी से ठीक होगा या दवाई खाने से ठीक होगा या दोनों तरीक़ों से ठीक होगा। तो अगर तो अलामतें ज़्यादा शदीद नौयत की नहीं हैं तो ख़ाली काउंसलिंग के 1-2 सेशंस भी काफ़ी होते हैं। अगर अलामतों की शिद्दत थोड़ी ज़्यादा है स्टार्ट में तो मेडिसिन से शुरू करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता फिर शिफ्ट करते हैं काउंसलिंग की तरफ। कुछ केसेस में साइकोथेरेपी यानी काउंसलिंग और मेडिसिन को इकट्ठे शुरू करते हैं। तो ये वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट और पेशेंट की कंडीशन के ऊपर। कुछ केसेस में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अलामतें बेहतर होने के बाद भी, जैसे कि पहली एपिसोड है किसी को, तो पहली एपिसोड में अलामतें बेहतर होने के बाद अगले 6 माह तक मेडिसिन और काउंसलिंग यानी जो ट्रीटमेंट है वो चलता रहता है। इसे कंटिन्यूएशन ट्रीटमेंट कहते हैं। एल्डर यानी बुज़ुर्गों में वो जो कंटिन्यूएशन है ट्रीटमेंट की, वो अलामतें बेहतर होने के बाद 1 साल तक चलते रहना रिकमेंड किया जाता है। और ऐसे पेशेंट जिनमें बार बार एपिसोड्स आए, जैसे अब आप ऐसे कर लें कि पिछले 5 सालों में 3 एपिसोड्स आई हों डिप्रेशन की, ऐसे पेशेंट्स में जो ट्रीटमेंट है वो मेंटेनेंस ट्रीटमेंट कहलाता है और वो कम से कम 2 साल तक चलते रहना चाहिए। अब ट्रीटमेंट में जो मेडिसिनल ऑप्शंस हैं वो हमारे पास क्या क्या हैं, आप समझ लें कि मेन जो कैटेगरी है मेडिसिन्स की उनको एंटी डिप्रेसेंट्स कहते हैं, यानी डिप्रेशन को ठीक करने वाली अद्वियात। और उसमें डिफरेंट क्लासेस हैं यानी डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। उनके अब साइंटिफिक नाम है, वो नाम जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं मेन नाम आपको बता देता हूँ। और उन नामों की बेसिस या तो उनका एक्ट करने का, उनका काम करने का तरीका हो सकता है, या फिर जो उनका स्ट्रक्चर है उस बेसिस पे उनके नाम हो सकते हैं। जैसे कि SSRIs एक टाइप ऑफ एंटी डिप्रेसेंट्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ की जाती हैं। उसके अलावा ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, उसके अलावा मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स हैं। तो ये इसके अलावा में भी मैं आपको कुछ बता सकता हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा इरेलीवेंट हो जाएगा। एग्जैक्ट नाम जानना आपके लिए कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। अब हम किस कंडीशन में कौन सी एंटी डिप्रेसेंट देते हैं ये डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे। जैसे जो एफिकेसी यानी जो बेहतरी लाने की पॉसिबिलिटी है वो हर एंटी डिप्रेसेंट हर क्लास में ऑलमोस्ट एक जैसी है। जो फ़र्क करती हैं इन सारी मेडिसिन को एक दूसरे से वो एक्चुअली इनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। यानी हमने ये देखना होता है कि किस पेशेंट्स में किस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स ख़तरनाक हो सकते हैं, या किस पेशेंट में किस तरह के साइड इफ़ेक्ट आने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो हम उसको वो एंटी डिप्रेसेंट
नहीं देते। जैसे कि हम ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स की बात करें तो उनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत जल्दी आ जाते हैं, बहुत कॉमन है और ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाले हैं। एट द सेम टाइम जो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, TCAs भी इनको कहते हैं, ये ऐसे केसेस जिसमें अलामतें बहुत सीवियर हो, शिद्दत वाली हों, इतनी शिद्दत हो कि उनको अस्पताल में दाखिल करना पड़े, ऐसे केसेस में ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स रिकमेंड की जाती हैं। इसमें एमिट्रिप्टिलिन, लोफेप्रामिन और क्लोमिप्रामिन, ये डिफरेंट आगे सब टाइप्स हैं। तो लेकिन इन ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स को देते हुए कुछ चीज़ों का ख्याल बहुत रखना ज़रूरी होता है। जैसे इनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसमें वज़न का बढ़ना, नींद का बहुत ज़्यादा आना जिसे सेडेशन कहते हैं, कभी कभी चक्कर आना, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा हो जाना, एकदम से फ्लेयर अप यानी एकदम से गुस्सा हो जाना, ये कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिनके लिए इनको देते हुए ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इन साइड इफ़ेक्ट्स को जहन में रखना ज़रूरी है। उसके अलावा इसके हमारे दिल के ऊपर भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ऐसे असरात होते हैं। तो जिन लोगों को कोई दिल का मसला, दिल की बीमारी पहले से चल रही हो, उन लोगों में ये जो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स हैं ये रिकमेंड नहीं की जाती। उसके अलावा ऐसे पेशेंट्स जिनको एपिलेप्सी हो यानी मिर्गी की बीमारी हो और उनके जो दौरे हैं वो कंट्रोल्ड ना हों, उनको ये एक तरह से मना है मेडिसिन, क्योंकि फिर ये साथ देने से वो दौरे मज़ीद कॉम्प्लिकेट हो सकते हैं, मज़ीद उनमें ख़राबी आ सकती है। इसके अलावा जो दूसरी मैंने कुछ टाइप्स ऑफ एंटी डिप्रेसेंट्स की बात की, उसमें जो सबसे कॉमनली दी जाती है, सबसे ज़्यादा जो कारआमद साबित हुई है अपनी साइड इफ़ेक्ट्स की कमी की वजह से, वो SSRIs हैं, जिसके अंदर सर्टालिन है, फ्लॉक्सिटिन है, एसिटेलोप्राम है, प्रोक्सिटिन है, वगैरह वगैरह। इनकी जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो TCAs और अदर एंटी डिप्रेसेंट से कम है। तो कॉमनली इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स से रिलेटेड है, जैसे कि जो ख्वाहिश है, जिनसी ख्वाहिशात की कमी वाक़या होना। उसके अलावा वेट बढ़ जाने में ये थोड़ा सा रोल प्ले करती हैं, वेट बढ़ जाता है। तो इस तरह के कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन उतनी शिद्दत वाले साइड इफ़ेक्ट नहीं है जो कि TCAs के साथ होते हैं। और लगातार ये अगर आप मेडिसिन अपने हदायत के मुताबिक, डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक खाते रहें तो ये साइड इफ़ेक्ट्स टॉलरेट हो जाते हैं, इनको बर्दाश्त किया जा सकता है या ये ख़त्म भी हो जाते हैं अगर आप मेडिसिन लगातार खाते हैं। यहाँ पे एक चीज़ को मेंशन करना ज़रूरी है कि अगर कोई इंसान 2 एंटी डिप्रेसेंट्स एक साथ खा रहा है तो उसमें TCAs के साथ SSRIs को देना एक ही वक्त में, यानी एक ही इलाज के दौरान दोनों एंटी डिप्रेसेंट्स खा रहे होना ख़तरनाक भी हो सकता है, क्योंकि हमारे लिवर में कुछ एंजाइम सिस्टम होते हैं जो कि प्रोसेस करते हैं मेडिसिन्स को हमारे जिस्म के अंदर। तो जो उन्होंने काम TCAs के ऊपर करना है, अगर हम साथ कोई SSRIs भी दे रहे होंगे तो वो अपना काम जो है वो ठीक से अंजाम नहीं दे सकेंगे। तो TCAs की जो मिकदार है बॉडी में या ब्लड में, प्लाज्मा में, वो बढ़ जाएगी, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स और ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो ये ख्याल रखना होता है कि एक वक्त में अगर आप एक से ज़्यादा एंटी डिप्रेसेंट्स दे रहे हैं तो वो कौन कौन सी दे रहे हैं। इसके अलावा जो TCAs हैं, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, इसमें क्लोमिप्रामिन एक एंटी डिप्रेसेंट है जो कि अगर किसी को डिप्रेशन के साथ OCD का मर्ज़ भी हो, जिसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं, तो ऐसी सूरत में क्लोमिप्रामिन जो कि एक ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है, उसके रिज़ल्ट्स काफ़ी कारआमद साबित हुए हैं। इसके अलावा कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स हैं जैसे कि जो कुछ ख़ास कंडीशन में दी जाती हैं जहाँ पे नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो, या फिर कह लें कि खुराक की बहुत कमी हो जाए, वेट काफ़ी ज़्यादा गिर जाए, तो उसमें मिर्टाज़ापिन या ट्रेज़ाडोन, जिनके एक्चुअल में इफ़ेक्ट्स नींद पे और वेट पे डायरेक्ट होते हैं, तो इसलिए वो रिकमेंड की जाती हैं ऐसी कंडीशंस में। अब ये मैंने बात की है आपसे कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स की। इसके अलावा भी कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स होती हैं जैसे SNRIs होती हैं, जिसमें वेनिलाफ्लेक्सिन,
डिलॉक्सिटीन, ये कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो कि डिप्रेशन को बेहतर करती हैं, एंटी डिप्रेसेंट हैं, और इनके अंदर भी बेहतरी लाने की पॉसिबिलिटी या जो इनकी काबिलियत है वो उतनी ही है जितनी बाकी क्लास की है। बस जो फ़र्क है वो मैंने आपको जैसे बताया कि डिफरेंट टाइप्स की एंटी डिप्रेसेंट्स के अपने अपने साइड इफ़ेक्ट्स में फ़र्क है। और आप इस तरह देख लें कि ओवरडोज अगर हो जाए तो कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स हैं उनकी टॉक्सिसिटी टॉलरेट करना डिफ़िकल्ट होता है, जैसे TCAs, तो उनके ओवरडोज से बचना चाहिए। लेकिन अगर SSRIs में ओवरडोज हो जाए, यानी उस मेडिसिन को गलती से कोई ओवरडोज कर ले, तो उससे नुकसान कदरे कम होता है, या नुकसान के चांसेस कदरे कम होते हैं। अब ये कुछ थी एंटी डिप्रेसेंट्स, इनकी इस्तेमाल किसको कब देनी है ये आपको आप साइकाइट्रिस्ट के पास जाएंगे तो वही आपको बताएगा। मेरा मकसद आपको सिर्फ ये बताना था कि कौन कौन सी एंटी डिप्रेसेंट्स होती हैं और उनके क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, और पॉसिबिलिटी है कि आप डिप्रेशन को दवाइयों के ज़रिए ट्रीट कर सकें। कुछ इसके अलावा मेडिसिन होती हैं, जैसे मूड स्टेबलाइजर्स होते हैं, कार्बामेज़ेपिन, लिमोट्रिजिन, वेल्प्रोइक एसिड, लिथियम एक मूड स्टेबलाइज़र है। फिर एंटीसाइकोटिक्स होती हैं जिसमें सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स होती हैं, एरिपिप्राजोल, कुटायापिन, ओलेंजापिन, रिस्पेरिडोन। अब ये एंटी डिप्रेसेंट्स नहीं है, लेकिन अगर ये एंटी डिप्रेसेंट्स के साथ दी जाएं ऐसी कंडीशन में, जो लोग खाली एंटी डिप्रेसेंट से जिनकी अंदर बेहतरी नहीं आ रही, उनके अंदर ये मेडिसिन्स साथ दी जाती हैं, और अक्सर केसेस में देखा गया कि इम्प्रूवमेंट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसका फ़ैसला भी डॉक्टर, बल्कि जो आपके साइकेट्रिस्ट हैं, उन्होंने करना होता है कि कौन सी मेडिसिन से साथ ऐड की जाए, कौन सी मेडिसिन एंटी डिप्रेसेंट के साथ। जैसे एंटीसाइकोटिक्स हैं, वो अगर थोड़ी डोज में दी जाएं तो वो जाके दिमाग के उन हिस्सों पे एक्ट करती हैं जिनका ताल्लुक डिप्रेशन से है। वो अगर ज़्यादा मिकदार में दी जाएं तो वो साइकोसिस को ट्रीट करने के लिए होती हैं, लेकिन अगर किसी को सिर्फ डिप्रेशन है तो उसको आपको ज़्यादा मिकदार में देने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके अलावा मैंने जब मूड स्टेबलाइजर्स की बात की, उसमें लिमोट्रिजिन जो है, जिन लोगों को बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, बाइपोलर डिसऑर्डर में जिनको डिप्रेशन का फेज़ आता है, उनके अंदर लिमोट्रिजिन के रिज़ल्ट्स जो हैं काफ़ी फ़ायदेमंद देखे गए। बाइपोलर डिसऑर्डर क्या है, इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। ये मेडिसिन्स के तरीके इलाज के अलावा एक तरीका होता है जिसे ECT कहते हैं, इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी, और इसमें ये वो तरीका इलाज है जो आम तौर पे मूवीज़ में दिखाया जाता है या नावल्स में जिनका जिक्र होता है कि करंट लगा दिया है, चेयर पे बिठा के दिमाग पे कोई करंट छोड़ दिया है जिस्म के अंदर और झटके लग रहे हैं। इतना खौफनाक और ख़तरनाक नहीं होता जैसे कि मूवीज़ वगैरह में बताया जाता है। इसके बारे में हम डिटेल में किसी और वीडियो में बात करेंगे कि ये किन केसेस में रिकमेंडेड होता है, कैसे किया जाता है, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और क्या इससे रिलेटेड मिथ्स हैं। डिप्रेशन में ये ऐसे केसेस जिसमें इंसान को ख़ुदकुशी के ख़यालात बहुत शिद्दत के साथ आएँ, इंसान खाना पीना छोड़ दे, मुकम्मल तौर पे हिलना और बात करना छोड़ दे, जिसे हमने एक लास्ट वीडियो में बात की थी डिप्रेसिव स्टूपर की। तो ऐसी कंडीशंस में जहाँ पे कंडीशन लाइफ थ्रेटनिंग हो, वहाँ पे ECT से इफ़ेक्ट यानी जो बेहतरी है वो जल्दी लाई जा सकती है, ऑल्दो वो देर पा नहीं होती है, और इवेंचुअली पेशेंट को मेडिसिन पे यानी एंटी डिप्रेसेंट पे शिफ्ट करना पड़ता है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि मेडिसिन के अलावा जो तरीका इलाज है जिसे आप साइकोथेरेपी या काउंसलिंग कहते हैं, उसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं और वो क्या होता है। अब साइकोथेरेपी के मुख्तलिफ तरीके हैं जो कि ओवर द पीरियड जो रिसर्च करने वाले लोग हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने डेवलप किए हैं। उसकी कुछ कैटेगरीज़ हैं, जैसे एक है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो मेनली आपके सोचने के तरीके और आपके जो बिहेवियर हैं, आपके रवैये हैं, उन पे एक्ट करते हैं। क्योंकि याद होगा आपको कि जब हमने डिप्रेशन के बारे में बात की थी, डिप्रेशन क्या होता है, डिप्रेशन क्यों हो सकता है, उसमें हमने जिक्र किया था कि जिन लोगों को सोचने का सोचने का तरीका कुछ मनफी रुझान होता है जिनके सोच में,
और वो सपोर्ट हासिल करना इतना इजी नहीं समझते, या समझ लीजिए जिनमें कोई स्ट्रेस आता है तो उनके जो स्ट्रेस से डील करने के, कोप करने के तरीके हैं वो इतने हेल्दी नहीं हैं। तो उनके इन रवैयों पे, उनके इन सोचने के पैटर्न्स पे जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो वर्क करते हैं और एक एक करके उनकी जो सोच है उसको बेहतर करते हैं, उनके रवैयों को, उनके रिस्पॉन्सेज यानी उनके रिएक्शंस को बेहतर करते हैं। तो इसको CBT या कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कहते हैं। इसके अलावा एक तरीका होता है जिसे बिहेवियरल एक्टिवेशन कहते हैं। इसमें होता है किया जाता है कि एक बिहेवियर परफॉर्म करने का टास्क दिया जाता है, यानी कोई भी एक्ट जिससे जो रिज़ल्ट निकालना होता है वो एक सर्टन इमोशन होता है या सर्टन फीलिंग होती है जो उस रिस्पॉन्स हासिल करना होता है। जैसे कि किसी इंसान को कहा जाता है कि आप शाम को गार्डनिंग किया करें, पौधों को पानी दिया करें अपने लॉन में जाके। ये बिहेवियर है और ये काम करने से जो फीलिंग्स, जो इमोशंस जनरेट होंगे वो जनरेट करना टारगेट होता है। तो इस तरह के तरीके इलाज को बिहेवियरल एक्टिवेशन कहते हैं। इसमें इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि किस हद तक एक्टिव किया जा सकता है पेशेंट को, कितनी एक्टिविटी उसका माइंड इस टाइम पे टॉलरेट कर सकता है और उसको इफ़ेक्टिवली कर सकता है। ये नहीं होना चाहिए कि आप उसको इतना बर्डन कर दें कि वो एग्जॉस्ट हो जाए और अपने आप को मज़ीद फेलियर की तरफ इमेजिन करना शुरू कर दे कि मेरे से तो नहीं हुआ, मैं तो फेल हो गया। इसलिए वो तरीके से देखा जाता है कि कितना और किस हद तक बिहेवियर यानी एक्टिविटीज़ को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इसके अलावा ऐसे डिप्रेशन के मरीज़ जिनकी डिप्रेशन का जो मर्ज़ है उसको कंटिन्यू रखने में, उसको मेंटेन रखने में उनके जो अपने स्पाउस के साथ ताल्लुकात हैं वो रोल प्ले कर रहे हों, यानी वो डिस्टर्ब हों, तो उनको कपल थेरेपी की तरफ रुजू किया जाता है। और इसमें क्या होता होगा ये आप थोड़ा सा ख़ुद भी गेस कर सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट आपको बेहतर बता सकते हैं। हम किसी और वीडियो में इस बारे में डिटेल में भी बात कर लेंगे, लेकिन मेनली उन दो लोगों के आपस के जो इश्यूज़ हैं जो डिप्रेशन को बढ़ाने में या कंटिन्यू रखने में रोल प्ले करें, उन पे एक्ट किया जाता है। उसके अलावा इंटरपर्सनल थेरेपी होती है, वो भी दो लोग या एक से ज़्यादा लोग या जो घर के एक्चुअली लोग हैं उनको आपस में किस तरह का ताल्लुक़ है और उनकी वजह से जो डिप्रेशन के मर्ज़ में इम्प्रूवमेंट आ सकती है या अदरवाइज़ यानी ऑपोजिट जो उनकी वजह से, उनके रवैयों की वजह से, घर वालों के रवैयों की वजह से जो डिप्रेशन में मज़ीद शिद्दत आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है, डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ सकती है, उनको कैसे ठीक किया जा सकता है, इसको इंटरपर्सनल थेरेपी कहते हैं। उसके अलावा स्पोर्टिव थेरेपी होती है। स्पोर्टिव थेरेपी में बेसिकली देखा जाता है कि उस इंसान की स्ट्रेंथ्स क्या हैं, उसकी अपनी स्ट्रेंथ्स क्या हैं और अभी राइट नाउ करंट लाइफ में उसकी ज़िंदगी में क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो उसकी स्ट्रेंथ्स की बेस पे एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड पैदा किया जाता है कि वो एक एक करके यानी प्रायोरिटी वाइज अपनी सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। तो ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड डेवलप करना, इसे आप स्पोर्टिव साइकोथेरेपी, स्पोर्टिव काउंसलिंग कहते हैं। अब ये थेरेपीज़ जैसे कि मैंने शुरू में जिक्र किया कि डिसाइड करते हैं साइकोलॉजिस्ट, मेडिसिन्स डिसाइड करते हैं साइकेट्रिस्ट, और ये कि किस पेशेंट को साइकोथेरेपी की तरफ जाना चाहिए, किसको सिर्फ मेडिसिन पे रखना चाहिए, किन को दोनों टाइप की ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, किन को स्टार्ट किस से करना है और आगे शिफ्ट किस पे करना है, ये फैसला साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट मेनली मिलके करते होते हैं। अब एक इंसान में ट्रीटमेंट के बावजूद बेहतरी ना आने की चांसेस की वजह क्या होती है? मेनली यूजुअली लोग अपनी मेडिसिन्स छोड़ जाते हैं बिफोर वो मेडिसिन्स कोई अपना बेहतर इफ़ेक्ट दिखाएं। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो डिप्रेशन को ठीक करने वाली अद्वियात होती हैं ये 3 से 4 हफ्ते लगाती हैं अपने रिज़ल्ट्स दिखाने में कि क्या कोई बेहतरी आ रही है कि नहीं। तो ये ज़रूर कंफर्म कर लेना चाहिए कि क्या पेशेंट लगातार दवाई खा रहा है, और अगर वो नहीं खा रहा तो उसकी क्या वजह है। अक्सर लोग साइड इफ़ेक्ट्स बर्दाश्त नहीं कर पाते,
वो उस वजह से छोड़ देते हैं। अक्सर लोगों को ये लगता है कि दवाइयों से डिप्रेशन कैसे ठीक हो सकती है, इसलिए वो छोड़ देते हैं। अक्सर लोग ये चीज़, इस बात को स्टिग्मा समझते हैं कि हम अगर ये मेडिसिन खा रहे हैं तो हम, इसका मतलब डिप्रेस्ड हैं, इसका मतलब कि हम फेल हो गए हैं और ये हमारी अपनी किसी वजह से है, तो वो डिप्रेशन की दवाइयाँ खाना छोड़ देते हैं। अक्सर लोगों को घर में सपोर्ट नहीं होती कि वो अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखें, तो वो अपनी मेडिसिन छोड़ देते हैं। तो इस वजह से वो ये कहते हैं कि हमें डिप्रेशन की ट्रीटमेंट से फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये सारे फैक्टर्स को एड्रेस करना चाहिए। ये साइकेट्रिस्ट का काम है कि वो फैमिली को भी काउंसल करे, उनको इंफॉर्मेशन केयर प्रोवाइड करे बीमारी से मतलब, बीमारी की वजूहात से मतलब, इलाज से मतलब, और पेशेंट को भी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे कि ये जो भी इलनेस है, जो डिप्रेशन है, ये उसकी किसी अपनी गलती या अपने फेलियर या अपनी कमी की वजह से नहीं है, और इसका कोई मज़हब से ताल्लुक़ नहीं है, और उसमें उसको ख़ुद को फेलियर या शर्मिंदा फ़ील करने की कतई ज़रूरत नहीं है। और मेडिसिन्स को लगातार लेने से उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी टॉलरेट हो सकते हैं, यानी उनको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म किया जा सकता है, वो ख़त्म हो जाते हैं, और फिर हम डिसाइड कर सकते हैं कि इस मेडिसिन से फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर कुछ हद तक किसी एक मेडिसिन से फ़ायदा हो रहा है तो, और वो मज़ीद नहीं फ़ायदा आ रहा, तो हम या तो, हमारे पास मुख्तलिफ़ ऑप्शंस हैं, या तो हम उस मेडिसिन की डोज़ बढ़ाएंगे, अगर डोज़ बढ़ाने से फ़ायदा हो तो हम उसकी डोज़ बढ़ा के रखेंगे, अगर डोज़ बढ़ाने से ना फ़ायदा हो तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम एक एंटी डिप्रेसेंट से दूसरे एंटी डिप्रेसेंट पे स्विच करते हैं। तीसरा ऑप्शन ये है कि हम एंटी डिप्रेसेंट के साथ साथ कोई और क्लास ऑफ साइकोट्रोपिक मेडिसिन, यानी साइकेट्री में यूज़ होने वाली जो अद्वियात हैं, उनकी कोई और टाइप यूज़ कर लें, जैसे कि एंटीसाइकोटिक्स का मैंने जिक्र किया, मूड स्टेबलाइजर्स का मैंने जिक्र किया, ईसीटी ऐड की जा सकती है। इसके अलावा अगर हम एक एंटी डिप्रेसेंट से ज़रूरत समझते हैं दूसरे एंटी डिप्रेसेंट पे शिफ्ट करना, तो उसमें हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि सेम क्लास में स्विच ना करें, बल्कि एक और क्लास ऑफ एंटी डिप्रेसेंट्स में स्विच करें, और उसमें भी ये ख्याल रखना होता है कि कौन सी एंटी डिप्रेसेंट्स आप एक साथ दे सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स और SSRIs को एक वक्त में एक साथ देना रिस्की हो सकता है। उसके अलावा मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, ये एक टाइप ऑफ एंटी डिप्रेसेंट्स है, इनको SSRIs की मौजूदगी में देना, यानी ये दो एंटी डिप्रेसेंट इकट्ठे चलाना, ये भी रिस्की हो सकता है, क्योंकि जो मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, ये जो एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, ये हमारी जो खुराक है उसके साथ भी इंटरफेयर करती हैं कि हम क्या खा रहे हैं, उसका इसके ऊपर इफ़ेक्ट होता है। कुछ ख़ास किस्म की खुराक हम इस मेडिसिन के साथ नहीं ले सकते, जैसे कि ऐसी खुराकें जिसमें एक कह लें कि एक चीज़ होती है टायरामिन, ऐसी खुराक जिसमें इसकी मौजूदगी ज़्यादा हो, जैसे कि वाइन, बियर और प्रोसेस्ड मीट, जैसे कि सॉसेजेस जैसा और मीट, और पुरानी चीज़, एजड चीज़ जिसे कहते हैं, इनमें टायरामिन की मिकदार ज़्यादा होती है। ये खुराक अगर इंसान इस्तेमाल कर रहा हो और साथ MAOIs वाली एंटी डिप्रेसेंट खाए, तो एक क्राइसिस होता है जिसे हाइपरटेंसिव क्राइसिस कहते हैं, यानी एकदम से ब्लड प्रेशर का शूट कर जाना, तो वो उसके बहुत कॉमन चांसेस होते हैं। उसके अलावा अगर ये MAOIs एंटी डिप्रेसेंट्स और साथ SSRIs एंटी डिप्रेसेंट लें, तो हमारे दिमाग में जो एक केमिकल है जिसे खुशी का केमिकल समझा जाता है, सेरोटोनिन जो है, तो SSRIs और MAOIs अगर इकट्ठे इंसान ले रहा हो तो सेरोटोनिन की मिकदार एकदम से हमारे जिस्म के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर बढ़ जाती है, जिसकी वजह से सेरोटोनिन सिंड्रोम, एक एमरजेंसी कंडीशन है, वो डेवलप हो सकती है। तो एक वक्त में एक साथ एक से ज़्यादा अगर दवाइयाँ खा रहे हो तो ये ज़रूर देख लेना चाहिए खाने वाले को और मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने वाले को कि ये दोनों मेडिसिन एक साथ देना क्या किसी ख़तरे का बायस तो नहीं है। जैसे सेरोटोनिन सिंड्रोम की जो मैंने बात की,
तो उसके अंदर एक एमरजेंसी कंडीशन बन सकती है जिसमें इंसान कोमे में जा सकता है, जिसमें इंसान सीजर्स हो सकती है, यानी दौरे पड़ सकते हैं, बेहोशी हो सकती है, उसको बहुत तेज़ शिद्दत से बुखार हो सकता है और उसके जिस्म में एक शदीद किस्म का अकड़ाव पट्ठों का पैदा हो सकता है और कुछ केसेस में डेथ भी वाक़या हो सकती है। सो एक वक्त में एक साथ 2 किस्म के एंटीडिप्रेसेंट्स देना रिकमेंडेड नहीं है, और अगर एक से दूसरे पे स्विच करना हो तो इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि पहले वाली एंटीडिप्रेसेंट बॉडी से उसके असरात ख़त्म हो चुके हैं, वो निकल चुकी है। कुछ एंटीडिप्रेसेंट्स होती हैं वो लॉन्ग एक्टिंग होती हैं, यानी कहने का मतलब है कि वो बॉडी में वो छोड़ देने के बाद भी, वो मेडिसिन छोड़ देने के बाद भी उसकी बॉडी में इफ़ेक्ट्स कुछ अरसे तक रहते हैं। जैसे कि फ्लॉक्सिटिन एक SSRI है और ये कैप्सूल की फॉर्म में होती है, तो ये बंद करने के 1 हफ्ते बाद भी इसके इफ़ेक्ट्स बॉडी में आते रहते हैं। तो इसके साथ इसको बंद करना हो और एक और एंटीडिप्रेसेंट पे स्विच करना हो तो ख्याल ये रखना चाहिए कि टाइमिंग केयरफुल हो, और ये मेनली ख्याल करना जो होता है वो साइकेट्रिस्ट ने होता है। और आप अगर पेशेंट हैं या पेशेंट के रिलेटिव हैं तो ये डिस्कशन आपको साइकेट्रिस्ट के साथ करनी चाहिए, और साइकेट्रिस्ट का ये, माहिर नफ्सियात का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो आपको इससे मुतल्लिक गाइड करें। तो ये चीज़ें होती हैं डिप्रेशन के इलाज से मुतल्लिक। सो इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, ये चीज़ें जहन में होनी चाहिए कि अगर एक एंटीडिप्रेसेंट से फ़ायदा नहीं हो रहा तो अगर एक और पे शिफ्ट करना है तो वो क्या ऑप्शन होनी चाहिए, कौन सी सबसे बेहतर ऑप्शन है, और उसमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। आई होप कि ये जो मैंने आपसे बातें की हैं ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेंगी, और इसमें अगर आपको कुछ समझ नहीं आया या अगर मैंने कुछ गलत कह दिया तो आप कमेंट्स में उसकी निशानदेही कर सकते हैं, मेरे से क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज भी है सलमान अहमद के नाम से, डॉक्टर सलमान अहमद के नाम से, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको यहीं इसी वीडियो के एंड पे मिल जाएगा। आप चाहें जब मर्ज़ी मेरे से रब्ता कर सकते हैं, और आपको ये बात आपके जहन में होनी चाहिए कि डिप्रेशन भी एक मर्ज़ है जैसे बाकी जिस्म के अमराज होते हैं। तो जिस तरह बाकी अमराज का कुछ ना कुछ इलाज अब तक की जो जदीद साइंसी तहकीक है उसके रिज़ल्ट में मौजूद है और कुछ ना कुछ दरियाफ्त हुआ है इलाज, उसी तरह डिप्रेशन का इलाज भी मौजूद है और वो कामयाबी से आप निकल सकते हैं डिप्रेशन के मर्ज़ से अगर अलामतों की निशानदेही जल्दी हो जाए, वक्त पे हो जाए, और इलाज वक्त पे जल्दी स्टार्ट हो जाए, और जो आपके फैमिली वाले हैं, जो आपके सोशल ग्रुप है, वो आपको सपोर्ट करें। अब तक के लिए इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।